We we did the different study designs in the last class. We did the research protocol understanding and all of that. Now, today we're going to try and do survey, screening, sampling, all of that stuff. So before I get started with that, quick recap. हमने पढ़ा रिसर्च होती क्या है, रिसर्च प्रोटोकॉल क्या होते हैं, रैंडमाइजेशन क्या होती है, क्रॉस सेक्शनल कोहॉर्ट केस कंट्रोल क्या होता है, राइट? हमने ये सारा का सारा समझा। हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ी कि फॉर एग्जांपल कोहॉर्ट का एक और नाम हो सकता है फॉलो अप, राइट? या क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल का एक और नाम हो सकता है प्रेवेलेंस या स्नैपशॉट, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, रिसर्च की स्टडी या तो क्वालिटेटिव डिजाइन की बेसिस पे होती है या क्वांटिटेटिव पे होती है, राइट? सो अ क्वालिटेटिव डिजाइन इज यूज फॉर एक्सप्लोरिंग एंड इट हेल्प्स द रिसर्चर गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन अंडरलाइंग रीजंस, ओपिनियंस एंड मोटिवेशन, and it provides insight into the problems and helps develop a hypothesis। ठीक है? सो ये क्वालिटेटिव मतलब होता है कि आप बेसिकली एक्सप्लोर करते हो और आप मुख्तलिफ ओपिनियंस को लेते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी वैक्सीन पे रिसर्च कर रही हूँ तो मैं जो हूँ वो अमेरिकन साइंटिस्ट से भी बात करूँ, मैं चाइनीज साइंटिस्ट से भी बात करूँ, मैं रशियन साइंटिस्ट से भी बात करूँ, आई एम गैदरिंग ओपिनियंस, आई एम गैदरिंग व्हाट एवरीवन्स थॉट प्रोसेसेस आर एंड आई एम गेनिंग एन ओवरऑल जिस्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, राइट? एंड उसके थ्रू आई वुड रीच अ हाइपोथेसिस। Quantitative is the one where you have basically you have to explore the depth, richness and complexity inherent to a phenomena। मीनिंग इसमें आप इतने कोई ओपिनियंस नहीं लेते, इसमें आप डायरेक्ट, आपको पता होता है कि आपने करना क्या है, तो आप डायरेक्ट उसी चीज के अंदर डिग इन करते हो। ठीक है? क्वांटिटेटिव में द अप्रोचेस कुड बी नैरेटिव, phenomenology, ground theory, ethnography, and case study। You just need to know what these words mean, and you just need to know that ground theory is a collection of data with statistics, right? So this is basically any systemic collection of data। Phenomenology is basically different angles of knowledge जिसके थ्रू आप चीज़ों को देखते हो। ठीक है? Ethnography is the most popular method of quantitative research। ठीक है? Quantitative and not qualitative। इसको नोट डाउन कर लो। Narrative is that the researcher gathers, information from one or two subjects, and then case study is obviously एक certain पूरे केस को, मेथड को देखते हो आप। ठीक है? अच्छा, अब जो क्वालिटेटिव वाला होता है उसमें जैसे कि मैंने कहा कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो, सो यू आर बेसिकली जनरेटिंग यू आर बेसिकली एक्सप्लोरिंग एंड यू आर गेटिंग आइडियाज। एंड इसमें आपके पास सर्वेज, पोल्स, टेलीफोनिक इंटरव्यूज होते हैं, इस किस्म की सारी चीज होती है, बिकॉज यू आर बेसिकली गैदरिंग स्टफ, राइट? ऑनलाइन सर्वेज होते हैं, ये सब कुछ होता है। ठीक है? तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव को पढ़ लेना। आई थिंक आई हैव इट written down here as well, so we can just have a look over here। No, I don't have it here. Chalo, I don't have it here, but I do have the slides for this as well. So I'll share those with you guys as well on the group. तो उससे तुम लोगों का basically हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, now then we have Bradford Hills criteria। Now Bradford Hills criteria is क्या कहते हैं, not that important। क्या कहते हैं, इट्स लाइक यू जस्ट नीड टू हैव अ जेनेरिक आइडिया ऑफ व्हाट इट इज। ठीक है? इस पे इतने कोई अगेन BCQs नहीं आ सकते, बट यू शुड नो व्हाट इट इज। सो कॉजेशन क्या होता है एंड एसोसिएशन क्या होती है, दैट यू शुड नो, राइट? सो एसोसिएशन इज बेसिकली के फॉर एग्जांपल कॉफी ड्रिंकिंग से पैनक्रियाटिक कैंसर होता है, या इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल से कॉर्नरी हार्ट डिजीज हो सकती है, या पुअर ओरल हाइजीन से प्लाक और जिंजिवाइटिस हो सकता है। दिस इज एन एसोसिएशन, राइट? कि एक सर्टन चीज से एक सर्टन रिजल्ट ब्रॉट आउट होता है, कि एक वन थिंग causes another thing to take place, that's an association। causation is basically the connection between two events। ठीक है? where one is the cause and the other is the effect। so causation is कि दो चीजों के बीच क्या connection है। ठीक है? for example, blizzards and winter are connected, right? Because it's only going to there's only going to be a blizzard if it's snowing, if it's winter, right? Association is ये कि आपने इसको cohort या case control में observe किया over a long period of time and आपने देखा कि एक चीज से एक और चीज का risk बढ़ता है। तो that's the difference that you need to know। ठीक है? Bradford Hills criteria 1985 में था। ठीक है? and it's basically a framework जिसके थ्रू आप देखते हो कि आपकी research जो है वो association जो है वो कॉजल हो सकती है या नहीं हो सकती। मीनिंग अगर आपने एक एसोसिएशन देखी है कि फॉर एग्जांपल सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर होता है, सो इज दिस कनेक्शन, इज वन थिंग ब्रिंगिंग अबाउट द अदर थिंग और इज इट नॉट ब्रिंगिंग इट अबाउट द अदर थिंग? तो दैट्स बेसिकली द होल पर्पस ऑफ ब्रैडफोर्ड हिल्स क्राइटेरिया। तो इसमें टेम्पोरल रिलेशनशिप आ जाता है, इसमें स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन होती है, डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है, रेप्लिकेशन ऑफ फाइंडिंग्स होती हैं, बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, सेसेशन ऑफ एक्सपोजर होता है, कंसिस्टेंसी विद नॉलेज, स्पेसिफिसिटी ऑफ एसोसिएशन होती है। ये सारी की सारी इसकी गाइडलाइंस हैं जिसके बेसिस पे आप बेसिकली अंडरस्टैंड करते हो। अब इसमें
जहाँ जो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है ना इधर, दिस इज लिटरली ऑल दैट यू गाइस नीड टू नो। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर इतना भी तुम लोगों को आता है तो इट शुड बी मोर देन इनफ। बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, ब्रैडफोर्ड हिल्स क्राइटेरिया एक ये क्राइटेरिया है जो हमें ये बेसिकली हम पता लगाना चाह रहे हैं कि एक चीज से एक और इवेंट होता है कि नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट डज सिगरेट स्मोकिंग कॉज squamous cell carcinoma. Right now, if I want to understand that and if I want to see does cigarette smoking cause oral cancer, I need to understand कि is this association, if there is an association between the two, is it causal or not? Causal means कि are they connected or not? तो उस बेसिस पे बेसिकली हमारी रिसर्च होती है, उसमें हम देखते हैं कि इज देयर टेम्पोरल रिलेशनशिप, इज देयर बायोलॉजिकल रिलेशनशिप, डोज रिस्पॉन्स देखते हैं हम, एसोसिएशन की स्ट्रेंथ देखते हैं कि क्या 100% चांस है या कम एसोसिएशन है, ऑल ऑफ दैट। फॉर एग्जाम्पल, इसको इस तरीके से समझो कि पुअर ओरल हाइजीन से भी लंग कैंसर से भी मुंह का कैंसर हो सकता है, एंड स्मोकिंग से भी हो सकता है, बट ज्यादा चांसेस है स्मोकिंग से होने की। तो स्मोकिंग की स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन एंड टेम्पोरल रिलेशनशिप would be, even the biological association would be greater than that of the poor oral hygiene, right? So this is basically the Bradford Hills criteria. Again, you just need to know the names and just need to know whatever is written here in the notes. It should be more than enough. Association is the weakest of all guidelines. You should know this as well. Read through this and you should be okay. If you guys don't get anything, then you guys can ask me, okay? Now, today I then want to focus on surveys. Okay, now surveys are a very important part of research. Now, before I get into what surveys are, do you remember that in your first module we studied about need, right? Need की different types होती हैं. There is one type of need which is called felt need of a community. That is what a survey is. A survey is basically a program which is based on the felt need of the community, conducted before implementation of programs, in which all data is collected related to the prevailing condition, qualitatively as well as quantitatively subjected to the statistical analysis. मतलब स्टैट्स की बुनियाद पे भी आप सर्वे करते हो, बट अदरवाइज भी आप करते हो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पर्टिकुलर ड्रग को इंट्रोड्यूस कराना चाह रही हूँ, या अगर मैं फॉर एग्जांपल वाटर फ्लोराइडेशन करना चाह रही हूँ या कुछ भी, तो पहले मैं जो हूँ वो उस कम्युनिटी से पूछूं कि डू यू गाइज फील लाइक दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड, राइट? आई एम डूइंग अ सर्वे, or like I do a survey that should all malls be closed by 9 p.m., right? In a community, I want to ask them that. सही है? So that is what a survey is, कि you want to understand, do people want a certain thing to be implemented or not? ठीक है? Now survey में obviously the steps, this is a viva question, the steps for survey. So the steps for survey are background, objectives, methodology, results, discussion, conclusion. These steps you should know by heart. इससे ज्यादा कोई आपसे नहीं पूछेगा. If you just know these steps, if you know that the survey is always based on the felt need, this is a BCQ, you should be okay. So the purpose of survey is always felt need की बुनियाद पे, ठीक है? And the steps are as follows. दो किस्म के सर्वेस होते हैं, पायलट सर्वे एंड pathfinder सर्वे. पायलट सर्वे includes most important subgroups, ठीक है? And only one half of the index ages, usually 12 years and one other group. तो मतलब हम इसमें दो halves of ages ले लेते हैं और इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट सब ग्रुप को देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूरे कराची में एक रिसर्च कर रही हूँ तो मैं जो हूँ वो एक कोई इंपॉर्टेंट एरिया जैसे क्लिफ्टन का एरिया उठा लूंगी कराची का, जिधर मेरे पास जो है वो हर लाइफस्टाइल के लोग रह रहे हैं, और उधर जो है वो मुझे पता है हाउसेस भी हैं, अपार्टमेंट्स भी हैं, वहाँ पे नाइट लाइफ भी है, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं, स्कूल्स भी है. तो मैंने कहा कि भाई बजाय इसके कि मैं पूरे कराची में करूँ, मैं क्लिफ्टन जैसा एरिया को टैप कर लेती हूँ, बिकॉज यहाँ पे ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ आर प्रेजेंट, राइट? सो दैट इज लाइक अ पायलट सर्वे कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट सब ग्रुप इन अ पॉपुलेशन को ले रहे हो, चूज कर रहे हो, ठीक है? एंड इसमें सिर्फ मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए होता है टू स्टार्ट द प्लानिंग. वाई? बिकॉज अगेन आप सिर्फ एक छोटे से ग्रुप के साथ स्टार्ट कर रहे हो. नाउ द नेशनल पैथ फाइंडर इज द वन विच इज इनकॉर्पोरेट सफिशिएंट एग्जामिनेशन साइट. सो इसमें पूरी पूरी एग्जामिनेशन साइट्स होती हैं एंड लोगों की ट्रीटमेंट नीड्स देखी जाती हैं, एंड दिस इज फॉर कलेक्शन एंड डेटा ऑफ द ऑल कंट्रीज इरिस्पेक्टिव ऑफ डिजीज. तो ये बड़े बड़े लेवल पे होती है, मतलब ये कंट्रीज के होती है, मल्टीपल एज ग्रुप्स में होती है, ठीक है? बहुत सारी इसमें 15 तक सैम्पलिंग साइट्स चाहिए होती हैं. इसमें बहुत सारी सर्विसेज की कॉम्प्लेक्सिटीज देखनी होती है. तो इन सिंपल वर्ड्स, पायलट इज ऑन अ स्मॉलर लेवल एंड पाथफाइंडर इज ऑन अ वेरी बिग लेवल ऑफ सर्वे, राइट? तो सर्वे भी दो किस्म के होते हैं. एक ये सर्वे होता है कि मैं जो हूँ वो अली के घर गई और मैंने उसको एक पेपर दिया और मैंने उससे कहा कि चलो तुम मुझे अपने रिस्पॉन्सेज दो, राइट? बट एक सर्वे होता है कि मैं अली के घर तक नहीं जा रही, मैं जो हूँ वो अली के पूरे इलाके में जो है वो एक चीज आउट करूं, और नॉट ओनली इन द इलाका बट उसके पूरे मतलब उसके इलाके से 30
मिनट आगे तक भी जितने घर हैं सारे, मतलब 30 किलोमीटर तक की विसिनिटी में जितनी भी रीजन है मैंने उधर भी कर दिया, फिर मैंने इसी तरीके से दूसरे शहरों में भी कर दिया, तो दैट वुड बी समथिंग लाइक अ पैथ फाइंडर, ठीक है। अच्छा, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इंडेक्स एज ग्रुप्स, 5 years is always primary dentition, 12 years is always mixed dentition, 15 years is permanent, 35 to 44 is adult and 65 to 74 is old age। तो अगर कोई सर्वे होता है राइट, एंड उसमें हम डिफरेंट एज ग्रुप्स के को टैप करते हैं, तो याद रखना कि अगर हमें प्राइमरी डेंटिशन का कैंडिडेट देखना है तो वील ऑलवेज गो फॉर 5 years, अगर मिक्स्ड का देखना है तो वील ऑलवेज गो फॉर 12 years, ठीक है, नॉट 11, नॉट 9, इवन दो 11 and 9 आर ऑल्सो ट्रू फॉर मिक्स्ड, बट अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया यू विल गो फॉर 12 years। परमानेंट में यू विल ऑलवेज गो फॉर 15, नॉट 18, 15, ठीक है। अडल्ट में यू विल गो फॉर 35 to 44। अब कहने को तो 22 भी अडल्ट है राइट, बट 22 में ये होता है कि विजडम्स निकल रहे होते हैं, वो सब हो रहा होता है, तो यू वांट गो फॉर दिस एज ग्रुप फॉर एडल्ट एंड दिस फॉर ओल्ड एज, ठीक है। सो दिस इज द इंडेक्स एज ग्रुप विच शी ऑफ्टन आस्क्स कि अच्छा क्या एज ग्रुप्स होते हैं व्हेन वी आर कैरिंग आउट अ सर्वे। सो यू वुड से कि मिस इफ वी आर लुकिंग फॉर लाइक इफ देयर इज अ डेंटल सर्वे and we want to analyze an effect of something on the primary dentition, हम सर्वे 5 years के बच्चों के साथ करेंगे। अगर हमें जो है वो परमानेंट डेंटिशन को अंडरस्टैंड करना है तो हम 15 years के साथ करेंगे। अगर हमें फुली ग्रोन अडल्ट के साथ करना है तो वी गो फॉर एनीथिंग 35 to 44 एंड ओल्ड एज में 65 to 74, ठीक है। सो दिस इज Alhamdulillah, this is very very important, this I remember in the viva she asked, so you should know the age groups, ठीक है। Okay. Now, what examinations do you need for survey? This is another very common Viva question. देखो ये एक ऐसे सवाल है जो कि she can very quickly, very easily ask in the Viva कि what kind of क्या कहते हैं examinations do you need? So type one of is this complete examination which may you have a mouth mirror, an explorer, a light, a radiograph, a study model, and lab testing. ठीक है. Type two is where you have limited examination. So इसमें you have a mouth mirror, explorer, adequate light. You can do bite wings and periapical if need be, ठीक है। This is usually done in the public health programs. So if you are conducting a public health program या किसी एक region की public health को देखना है, so you would go for type 2। अब इस टाइप 2 में और टाइप 1 में फर्क सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसमें 100% रेडियोग्राफ होता है, चाहे वो ओपीजी हो, ठीक है, चाहे वो बाइट विंग हो, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन टाइप 2 में ओपीजी ऑब्वियसली नहीं होता क्योंकि ओपीजी पूरी मुंह का होता है, वो एक्सपेंसिव भी होता है, तो वो नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ पेरियापिकल एंड बाइट विंग होता है, ओनली इफ नीड बी। तो मतलब अगर मैं 10 लोगों को सर्वे करी हूँ और उसमें से एक का मुझे लगता है कि यार इसका बहुत डिकेट दांत है, इसका मुझे देखना होगा कि इज इट गोइंग फॉर एन आरसीटी और इज इट गोइंग फॉर अ फिलिंग, तो उसका ऑब्वियसली मैं पेरियापिकल करके देखूंगी। या अगर किसी को पेरियापिकल इन्फेक्शन है, किसी को मुंह में बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, तो उनका एक्सरे करना लाजमी तौर पे जरूरी है, तो ओनली देन विल आई डू इट इन अ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। So public health program में you'll always go for type 2, ठीक है। Then type 3 is inception, which is mouth mirror, explorer, adequate light. This is for public health surveys. अब प्रोग्राम और सर्वे का फर्क देखो। सर्वेज की मैं बस एक आइडिया लेना चाह रही हूँ, तो उस आइडिया लेने के लिए बस मैंने माउथ मिरर से देख लिया सबके मुंह के अंदर विद अ गुड लाइटिंग। प्रोग्राम इज वन वेयर आई एम इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, इट्स लाइक अ प्रोजेक्ट, तो उसमें मेरे पास फिर भी ज्यादा रिसोर्सेज होंगी, ठीक है। एंड टाइप 4 is the screening which you do with a tongue depressor and light available. This is the kind of screening which we do on our dental camps, right? This is the kind of surveying that we are doing on our dental camps because हम ये tongue depressor and light available ही use करते हैं, ठीक है। So this is complete, this is limited, which is for public health programs. This is inception, which is just for surveying, and then this is type 4, which is usually done in the camps, ठीक है। So this is really important for you guys to know. Now the basic requirements, ठीक है, whenever you're going to be going for oral health surveys needs to be obviously a chair, preferably with a headrest, light, CPITN probe, trays, disinfectant, examination instrument, materials to clean the teeth from debris. So ये वाली obviously basic चीजें जो आपको चाहिए होती हैं। I don't think I even need to talk about this or even need to tell you guys, क्योंकि तुम लोग खुद भी सेकंड ईयर में आ गए हो, तुम लोग को खुद भी पता है कि obviously अगर डेंटिस्ट है वो अगर सर्वे करना चाह रहा है थोड़ा प्रॉपरली किसी रिसर्च की लिए, तो obviously he will want to do it in a dental chair, right? And he or she would need a CPITN probe just to understand the pocket depth kya hai. They would need a tray obviously to put the mouth mirror, to put everything. Then they would need disinfectants to clean up later. So all of this is obviously the basic क्राइटेरिया, ठीक है। नाउ आई नो कि ऐसे लग रहा होगा कि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सब वो अक्सर पूछ सकती हैं, ठीक है। सो मैं वापस से जल्दी से रिपीट कर रही हूँ। वी स्टडीड सर्वे, ठीक है, वी स्टडी द डेफिनेशन, वी स्टडीड द पर्पस ऑफ सर्वे फॉर द फेल्ट नीड। फेल्ट नीड इज योर की वर्ड हियर, ओके।
Then we understood the types of surveys, and then I told you the age groups. Then I told you that these are the diagnostic aging के examination methods, ठीक है, and what is suggestive for what, right? And then now we're going to go into the diagnostic criteria. Your diagnostic criteria should always be clear, simple, valid, and reliable. She will ask this, so you should know this. Indices are based on the objectives of study. Indices मतलब कि एज ग्रुप और वो सारा कुछ जो है वो आप देखते हो अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी पे. फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली अगर मैं जो हूँ वो कैंसर को देख रही हूँ तो आई वुड गो फॉर एनीवेयर व्हिच इज लाइक 40 एंड अबव, राइट? बट अगर मैं जो हूँ वो पीड्स में जो है वो क्या कहते हैं मिक्स डेंटेशन से रिलेटेड किसी भी डिसऑर्डर को, किसी भी एनॉमली को देख रही हूँ, सुपर न्यूमेरी टीथ को देख रही हूँ, तो मैं ऑब्वियसली 12 साल के बच्चे को देखूंगी, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. But obviously, the examiner should have a lot of uniformity. They should be calibrated. Your conclusion should always answer the objective. Consent is very important. There are two types of consents: informed consent and assent. Assent is basically an agreement which is signed, and an informed consent is where you really tell the patient everything that you're doing, the central components of your research. You tell them everything in great detail. So there are two types of consent. तो ये देख लेना आप लोग, ये आप लोगों के लिए important है, ठीक है? अच्छा, then standardization and calibration होती है, which is where you're ensuring interpretation, understanding, application of all examiners, codes, criteria, blah, blah, blah. This is really not that important. It's really not deep at all. Okay, now this chapter is very important. This comes a lot in the BCQs and इसकी calculation भी आती है. सो यू शुड नो दिस रियली वेल, ठीक है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सर्वे पढ़ाया था, ठीक है? और सर्वे में मैंने आपको बताया कि जो टाइप 1 हमने पढ़ा था जिसमें हमारे पास लाइट भी थी, हमारे पास रेडियोग्राफ भी था, हमारे पास माउथ मिरर फलाना ढमकाना सब कुछ था, उसको कंप्लीट एग्जामिनेशन कहते हैं. फिर मैंने आप लोगों को टाइप 2 पढ़ाया था जिसमें मैंने कहा कि बाइट विंग एंड पेरियापिकल इफ नीड बी, जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में यूज होता है. फिर टाइप 3 पढ़ाया था जो इंस्पेक्शन था, जो अक्सर पब्लिक हेल्थ सर्विस में यूज होता है, जिसमें आपके पास माउथ मिरर होता है, एक्सप्लोरर होता है, एंड मतलब बस बेसिक चीजें होती है. टाइप 4 मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जिसमें आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ टंग डिप्रेसर होता है एंड लाइटिंग होती है, राइट? दिस वन राइट हियर, टाइप 4. इस टाइप 4 को बेसिकली स्क्रीनिंग कहते हैं. दिस विच इज व्हाट यू डू इन योर डेंटल कैंप. सो आई थिंक आप सबने ही कोई ना किसी के साथ डेंटल कैंप किया हुआ है. सो दिस टाइप 4 इज योर स्क्रीनिंग, ठीक है, जिसमें टंग डिप्रेसर यूज होता है एंड लाइट अवेलेबल यूज होती है. सो दिस इज योर टाइप 4, ठीक है? अच्छा, नाउ इन योर टाइप 4 आपकी हम बात करें स्क्रीनिंग की, ठीक है? तो अब हम स्क्रीनिंग को समझ लेते हैं. स्क्रीनिंग इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज or detect by application of tests, examinations, or other procedures. It helps us understand how disease is transmitted, provides appropriate and effective health care necessary to distinguish people in a population who have a disease and who don't have a disease. So basically screening क्या है? Screening is the whole criteria and the whole understanding कि किसी को एक disease क्यों है, किसी को वो डिजीज कैसे हो गई, उस डिजीज को कैसे ठीक करना है, यू नो, ऑल ऑफ दैट इज व्हाट स्क्रीनिंग इज. डिफरेंट डिजीजेस को देखने के लिए, फॉर एग्जांपल किसी को जो है वो क्या कहते हैं हैलिटोसिस हो सकता है, राइट? किसी को जो है वो पेरिकोरोनाइटिस हो सकता है, किसी को जो है वो क्या कहते हैं पेरियापिकल इन्फेक्शन हो सकता है, किसी को इरिवर्सिबल पल्पाइटिस हो सकता है. ठीक है, आई नो ये नाम तुम लोग के दिमाग के ऊपर से गुजर रहे हैं क्योंकि तुम लोग अभी थर्ड ईयर में नहीं आए, बट कहने का मकसद ये कि ये सारी की सारी चीजें जिनका मैंने अभी नाम लिया ये सब स्क्रीनिंग से आइडेंटिफाई होता है, राइट? किसी का कोई दांत डिकेड है, उसमें कैविटी है, या किसी की कोई दांत चिप्ड ऑफ है, क्रैक टूथ है, वो सब कुछ स्क्रीनिंग से ही पता चलता है जब आप इंसान के मुंह के अंदर देखते हो, राइट? जस्ट बिकॉज अली कम्स टू मी एंड टेल्स मी कि महर मेरे दांत में तकलीफ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अली की रूट कनाल कर दूंगी. आई हैव टू चेक, आई हैव टू डू स्क्रीनिंग, राइट? तो आइडियली तो आपको कंप्लीट एग्जामिनेशन करना चाहिए या लिमिटेड एग्जामिनेशन करना चाहिए, बट ऑफ कोर्स इफ यू आर इन अ area where you're doing a research or you're at a camp or something of that sort, so then you just go for using a tongue depressor and उसी के थ्रू आप लाइटिंग, अच्छी लाइटिंग में अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है? Now, aims of screening. This is very important. This again she asks in the Viva. Definition भी पूछती हैं and then ये भी पूछती हैं. The primary aim is to identify people at high risk, ठीक है, so that you can do early treatment, and the secondary aim is to protect the society from a contagious disease. So these are the two reasons. Now this is not just dental screening, this is any kind of screening, right? Like for example अगर आप किसी एरिया में स्क्रीनिंग करते हो और आपको पता चलता है कि किसी 2-4 लोगों को टीबी है या 2-3 लोगों को हेपेटाइटिस है, तो फिर आप ऑब्वियसली मेक श्योर करोगे कि बाकी सारे लोग प्रोटेक्टेड हो, राइट? आप उस पूरे एरिया में लोगों को इन्फॉर्म कर दोगे. या अगर आप कोई स्क्रीनिंग करते हो और आप एक बच्चे को बिठाते हो, आपको लगता है कि यार इस बच्चे को शायद मीजल्स है, तो आप ऑब्वियसली बाकी सारी एरिया को कॉशन करते हो. तो सेकेंडरी एम ये होता है कि खुदा न खास्ता अगर कोई डिजीज पकड़ी जाए और वो डिजीज कंटेजियस है, तो हम बाकी सारे लोगों को इन्फॉर्म करें ताकि उनको खुदा न खास्ता वो डिजीज ना लगे. ये सेकेंडरी एम है. और प्राइमरी एम यही है कि ऑब्वियसली यार आप प्रिवेंशन, दिस इज जस्ट अ प्रिवेंशन टेक्निक, दिस इज एन अर्ली ट्रीटमेंट इंटरवेंशन. मतलब अगर आप खुद सोचो
आई थिंक काउंसिल के साथ आप में से काफी बच्चों ने वॉलंटियर किया था, हम लोग एक और जगह गए थे जहाँ पे लोग बैठे हुए थे और उन लोगों को किसी ने भी स्क्रीन नहीं किया था, राइट। बट जब हम गए हमने देखा, हमने कुछ लोगों में हमें लगा कि इनको जरूरत है डेंटल ट्रीटमेंट की, तो दिस इज अर्ली इंटरवेंशन, राइट। व्हाई इज इट अर्ली इंटरवेंशन? बिकॉज हमने खुद ही जाके डिटेक्ट कर लिया, वी टुक इट अपॉन आवर सेल्व्स टू सी देयर ओरल कैविटी एंड वी डिटेक्टेड दैट दे हैव अ सर्टेन खुदा न खास्ता डिजीज और डिसऑर्डर। बट अगर हम ना जाते और हम ये स्क्रीनिंग ना करते तो खुदा ना खास्ता 10 साल बाद शायद वो बहुत इंसेन पेन के साथ आते, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि प्राइमरी एम ये है कि आप खुद ही ब खुद ही अर्ली ऑन इंटरवेंशन करो। बच्चों की स्क्रीनिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप अर्ली ऑन ही देख लो कि यार XYZ बच्चे का यू नो मैलअलाइनमेंट है या कुछ भी है, या दिस पर्सन इज एट अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग केरीज, या XYZ बच्चे को फ्लोरोसिस है। तो आप अर्ली ऑन अगर कर लोगे और आप अर्ली ऑन 11 साल की उम्र में डिटेक्ट कर लोगे कि यार ये बच्चा ऐसा है, उसको डेंटिस्ट के रेफर कर दोगे, वो बच्चा डेंटिस्ट के पास आने लग जाएगा, तो उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो जाएगी, उसकी जो है वो खुदा ना खासा जो तकलीफ उसको शायद 25-30 साल में होनी थी, वो तकलीफ आप इसेंशियली खत्म कर देते हो बिकॉज आपने उसको अर्ली ऑन ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दी, राइट। तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इज एवरीवन क्लियर विद मी सो फार? अंशरा, लिशबा, अदीना, मुजम्मिल, एवरीवन क्लियर? यहाँ तक सबको सब क्लियर है कि हम स्क्रीनिंग क्यों करें और स्क्रीनिंग के एम्स क्या हैं? Okay, excellent. Okay, now we're going to look at the types of screening. So, Holland and Stewart described the 4 types. So, these were just two people who told you the types of screening. So, one is screening for individuals with risk factors which predispose to disease but are themselves not alerting symptoms. So, for example, someone is smoking. This is a risk factor of oral cancer, but उनकी अपनी oral cavity में कोई symptom नहीं है, इसको हम कहते हैं the first type of screening. या if someone is constantly eating a lot of sugar, तो यू कैन सेंस के यार इस बंदे को तो अगले 5 साल में डायबिटीज हो जाएगी, बट उनकी अपनी बॉडी में, उनकी अपने टेस्ट्स में, उनकी CBC वगैरह हर चीज में देर इज नो सिम्टम दैट इज बीइंग अलर्टेड। सही है। सो दे हैव रिस्क फैक्टर्स विच आर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स बट दे हैव नो अलर्टिंग सिम्टम्स। फॉर एग्जाम्पल, 90% of you guys vape, right? So you are already at the area of risk factors which will predispose for you to खुदा ना खास्ता get some sort of खुदा ना खास्ता disease, right? मैंने कहा 90%, but अभी आप में से किसी में सिम्टम नहीं आ रहा, अभी आप में से किसी को कॉफ नहीं हो रही, किसी को उस तरीके से एजमा नहीं हो रहा, किसी को कुछ नहीं हो रहा, बट मे बी 20 years डाउन द लेन आप लोगों को होगा, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्क्रीनिंग कि यू रिस्क फैक्टर है विच इज प्रीडिस्पोजिंग टू डिजीज बट अभी सिम्टम नहीं दिख रहा, आज की तारीख में सिम्टम नहीं दिख रहा, ठीक है। दूसरा है स्क्रीनिंग फॉर इंडिविजुअल्स विद अर्ली साइन ऑफ डिजीज, मीनिंग कि कोई वेप कर रहा है और उनको कॉफ शुरू हो गई है, अभी वो COPD नहीं बना बट उनको कॉफ शुरू हो गई है, दैट वुड बी अर्ली साइन ऑफ डिजीज, राइट। बिकॉज देन दैट कॉफ जो होती है वो वक्त के साथ साथ जो है वो COPD में डेवलप होती है, और क्या कहते हैं उसके बाद वो उससे भी ज्यादा क्रॉनिक हो जाती है, जिसमें मतलब स्पूटम भी इन्वॉल्व हो जाता है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, और पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाता है, राइट, एंड अ पर्सन कैन इवन डाई, but this is the early sign, right? Acha, then screening of individual where preventive action could be taken to restore health. Now, what do I mean by preventive action? By preventive action, guys, I basically mean कि अगर मैंने इस चीज को आज की तारीख में ठीक कर दिया तो इस बंदे की रिस्टोर हो सकती है हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज कॉफिंग एंड दैट्स एन अर्ली साइन, अगर हम उसको देर एंड देन सैबास बीटा एगोनिस्ट देने लग जाएं, अगर हम उसको देर एंड देन जो है वो क्या कहते हैं बता दें कि यार तुम स्मोकिंग छोड़ दो, और वो एक्चुअली में छोड़ दे, तो ये चीज रिवर्स हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें आप लोगों को डेंटल एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम डेंटिस्ट हैं तो हम डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ नंबर 1 हम देखते हैं कि स्क्रीनिंग इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर्स विच प्री डिस्पोज टू डिजीज। तो फॉर एग्जांपल, एक बंदा है और वो रोज का रोज खा रहा है बेटल नट, ठीक है, वो रोज खाया है बेटल नट बट अभी उसको कोई सिम्टम नहीं है, वो रोज निकलता है रात के वक्त 10 बजे जाता है, एक पान खरीद लेता है, खा लेता है, बट उसको कोई सिम्टम नहीं है, ठीक है। बट थोड़े से वक्त के बाद, लाइक लेट्स से 20 years डाउन द लेन, इस इंसान को अर्ली साइन ऑफ डिजीज आता है, विच मीन्स कि उसकी माउथ ओपनिंग थोड़ी लिमिटेड हो जाती है, इससे मुंह सही से खुलता नहीं है, इसको ऐसे लगता है कि मुंह में ना इसके धागे पड़ गए, मुंह खुल नहीं रहा, दैट्स द अर्ली साइन, इसको OSF कहते हैं। अच्छा, अगर मैंने इसको अर्ली साइन में भी स्क्रीन कर लिया तो अगेन आई कैन रिवर्स हिज लाइफस्टाइल, बट अगर यही OSF परसिस्ट कर गया फॉर 5 years, फिर मुझे प्रिवेंटिव एक्शन लेना होगा, विच वुड बी कि मैं जो हूँ वो इसको क्या कहते हैं
पूरी वो फिजियोथेरेपी में भेजूं और उसको सारी वो मुंह की एक्सरसाइजेस करनी पड़े और वो सारी चीजें करनी पड़े, बिल्कुल स्पाइसी फूड्स छोड़ने पड़े, दैट इज हाउ हिज और हर हेल्थ वुड बी रिस्टोर्ड। एंड अगर वो भी ना हुआ और इस्टेब्लिश डिजीज है तो दैट वुड ऑब्वियसली बी ओरल कैंसर। उसमें फिर ऑब्वियसली आपको सर्वेलेंस करनी है, कंटिन्यूअस केयर करनी है, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन रिस्टोर बैक टू योर हेल्दी लाइफस्टाइल। सो ये चार तरीके हैं, चार कैटेगरीज होती हैं स्क्रीनिंग के। अब आप लोग मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। आपके पास एक केस सिनेरियो आता है कि यू आर गोइंग फॉर स्क्रीनिंग एट एन ऑर्फनेज एंड द चिल्ड्रन आर ऑफ एज ग्रुप 10 to 15। तो आप लोग मुझे बताओ ये इनमें से कौन सी स्क्रीनिंग होगी? It's just an orphanage. It's not some medical center. It is not a rehabilitation center. It is just an orphanage where kids just live. Which type of screening do you think it would be that you would be doing? Sorry, बताओ मुजामिल। I think this sector, Yeah, the right. first one. The first one, excellent. It would be the first type because अभी तो वो बच्चे हैं, उनको तो अभी कोई सिम्टम दिखेगा ही नहीं। बच्चों में तो सिम्टम दिखता ही नहीं, सिम्टम तो 10 15 20 साल बाद दिखता है। वेरी गुड। लेकिन अगर मैं जो हूँ वो फॉर एग्जाम्पल किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में हूँ तो वहां पे 3 and 4 होगा, राइट? कुछ लोगों को डिजीज ऑलरेडी होगी, कुछ का ये होगा कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं, पर उसने अपना काफी काम खराब कर लिया होगा। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से आने चाहिए। नाउ रिजल्ट्स ऑफ स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग में जो है वो इस तरीके से बनता है ये ग्राफ, ठीक है, जिससे जो है वो सेंसिटिविटी पता चलती है एंड स्पेसिफिसिटी पता चलती है। दिस इज योर पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, ठीक है, एंड दिस इज योर नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। अब ये आप लोगों को बस ग्राफ बनाना आना चाहिए। अगर आप लोगों को ये बनाना आता है तो आप सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी और पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सो आई विल शो इट टू यू गाइस हियर। आई थिंक इट्स अ लिटिल बेटर एक्सप्लेन्ड इन दिस। ओके, yes, so these are the results of screening, ठीक है, these are the results of screening and this is how you do it। तो ये आप लोगों को बस ड्रॉ करना आना चाहिए कि ये पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का एरो इधर जाएगा, देखो, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का एरो हमेशा इधर जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का एरो हमेशा इधर जाएगा, ठीक है। सेंसिटिविटी हमेशा नीचे आएगी और स्पेसिफिसिटी हमेशा ऊपर आएगी। अब अगर हमें फॉर एग्जांपल सेंसिटिविटी निकालनी है तो सेंसिटिविटी का एरो नीचे की तरफ जा रहा है, सो विच वुड इट बी? ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। समझे? आपका जो न्यूमरेटर है उसमें जो भी चीज ऊपर है वो आ गई और जो डिनोमिनेटर है उसमें ऊपर प्लस नीचे दोनों मिलके आ गए। क्लियर है या मैं वापस से रिपीट करूं? रिपीट कर दे, समझ नहीं आया। ओके, गौर से सुनो मेरी बात, लाइक जस्ट फॉलो मी। पहले तो तुम लोग ये बना लोगे, द फर्स्ट स्टेप इज टू जस्ट ड्रॉ दिस। स्टेप नंबर 1 इज टू जस्ट ड्रॉ दिस पॉजिटिव प्रिडिक्टिव का एरो, नेगेटिव प्रिडिक्टिव का एरो, सेंसिटिविटी का एरो, स्पेसिफिसिटी का एरो। तो इससे तुम्हें ये समझ आ गया कि अगर पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू करनी है तो इन दोनों को देखना है, सेंसिटिविटी करनी है तो ये देखो पिंक में मैं बता रही हूँ, इन दोनों को देखना है, ठीक है। अगर तुम लोगों को जो है वो स्पेसिफिसिटी देखनी है तो ऑब्वियसली इन दोनों को देखना है। तो पहले तो तुमने एरोस के थ्रू ये समझिए कि हम किन दो पे टच बेस करें। अब सेंसिटिविटी का एरो नीचे की तरफ जा रहा है, सो यू वुड डू ट्रू पॉजिटिव विच इज द न्यूमरेटर and then in the denominator you would have the numerator plus the denominator, so true positive plus false negative. So this is the proportion of disease people who are correctly identified by a positive test कि यार इनको वाकई में डिजीज थी, दिस इज द प्रोपोर्शन, ठीक है। अब अगर हमें स्पेसिफिसिटी निकालना है तो फिर से आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ सिर्फ एरो को फॉलो करो। स्पेसिफिसिटी में देखो क्या है, ऊपर की तरफ एरो जा रहा है, तो ट्रू नेगेटिव एंड देन फॉल्स पॉजिटिव, तो ये आपका ऊपर आएगा क्योंकि ये एरो यूं जा रहा है, तो एरो की डायरेक्शन को फॉलो करो। सो दिस विल बी अप ऑन द टॉप ट्रू नेगेटिव एंड नीचे क्या आ जाएगा? ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। दिस इज द प्रोपोर्शन ऑफ डिजीज हु आर करेक्टली आइडेंटिफाइड नेगेटिव। तो ये वो लोग हैं जिनको डिजीज नहीं होती, इसको स्पेसिफिसिटी कहते हैं, और सेंसिटिविटी वो लोग होते हैं जिनको डिजीज होती है, दे आर पॉजिटिव। सिर्फ और सिर्फ एरो को फॉलो करना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, गौर से मेरी बात सुनो। आप लोगों ने ये चीज बना ली, ये आप लोगों ने रट लिया कैसे बनाना है, ठीक है, ये आप लोगों ने पेपर में बना ली। पेपर में स्क्रीनिंग का सवाल है या नहीं है, आपने ये बना लेना है, ठीक है। अब जब आपने ये बना लिया और आपके सामने सब कुछ बना हुआ है तो आपको दिख रहा है कि अच्छा यार मुझे बस ये करना है। अब अगर क्वेश्चन कहता है कि अली सेंसिटिविटी निकालो, तो अली कहेगा ठीक है यार सेंसिटिविटी के एरो को फॉलो करता हूँ, एरो जा रहा है नीचे,
मतलब कि पहली चीज यहाँ पे आ गई टेस्ट पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव, और अगली चीज नीचे नीचे गया तो फॉल्स नेगेटिव आ गया, फॉल्स नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव होगा ना, तो ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव हो जाएगा। भाई कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ द फर्स्ट थिंग ओवर हियर will come in your numerator according to the arrow, and whatever thing is below, it'll just be added with whatever was in the numerator and it will come in the denominator. That is literally it. Does that make sense? You just have to follow the arrows. Perfect. वो समझ आ रहा है। Okay, great. So this is sensitivity, this is specificity. अब positive predictive value देखो, अब देखो positive predictive value किस direction में जा रहा है, इस direction में जा रहा है. So since it's going in this direction, this will come on the top, true positive, and then below I'll have true positive plus false negative. अब इसमें सिर्फ एक चीज है, क्योंकि इसमें एरो नीचे की तरफ नहीं जा रहा या ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, तो आपने यूं करके बॉक्स को नहीं देखना, रादर आपने बॉक्स को यूं करके देखना है. एंड नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू के लिए आप बॉक्स को कैसे देखोगे, यूं करके देखोगे, इस डायरेक्शन में और इसमें इस डायरेक्शन में. समझ आ गई? So this is how you would calculate your positive predictive value and negative predictive value. Now, positive predictive value is what proportion of patients who test positive actually have the disease, and negative predictive value is what proportion of people test negative but they don't have the disease. ठीक है? So this is very important for screening, and this is super easy for screening. इसके मैं questions भी next class में solve करके दिखा दूंगी. But this is literally all it is. You just have to follow the arrow. आप नहीं रटो फॉर्मूलाज को, बिकॉज दैट्स जस्ट स्टूपिड. रटना इज नॉट द की. द की इज टू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ दिस. इसको 10 दफा बनाओ पेपर पे. वंस यू नो हाउ टू ड्रॉ इट, सिर्फ और सिर्फ एरोस को फॉलो करना है, लिटरली सिर्फ और सिर्फ एरोस को फॉलो करना है, एंड देन आपने वो चीज रिस्पेक्टिवली लिख के अपनी कैलकुलेट कर ली वैल्यू. ठीक है? Principles of screening क्या होते हैं? Condition should be an important health problem. Facilities for diagnosis should be available. There should be a suitable test acceptable to the population. There should be an accepted treatment for patients with recognized disease. These are all the principles for screening that you need to have. ठीक है? Is everyone with me so far? Did this all make sense? The principles and everything. Okay, now another thing, one last thing that I want to emphasize upon for the Viva is the difference between screening and diagnostic tests. So screening is done on healthy people, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप किस किस्म के एज ग्रुप से मिल रहे हो. Diagnostic test is done on people who are sick. ठीक है? Diagnostic test is obviously more expensive. इसमें single patient होता है, more accurate. Screening is obviously done in a group of people and it is less expensive and it's also not that accurate. ठीक है? So ये आप लोगों को differences screening and diagnostic test के बारे में पता होना चाहिए. Everything is in my notes. Even all the calculations are in my notes. सारे formulas लिखे हुए हैं. Purpose of screening भी लिखी हुई है. मैंने बहुत सारी purposes लिखी हुई थी. कुछ लोगों ने कम purposes लिखी हुई हैं. It's honestly a personal choice if you want to know all of them. I personally did all the principles of screening because she does ask this, so that's all written down here, and that is pretty much it. ठीक है? So I'm gonna stop the class here and record this class and send this class to you. And can we do a second class and just finish sampling if you guys are okay with that, ताकि हमारा जल्दी हो जाए. फिर next class में हमारा सिर्फ और सिर्फ biostatistics रह जाएगा. Does that work? And indexes रह जाएगा. Just let me know, guys.